तो गाइस गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को लॉन्च हुए 2 से ढाई महीने हो गए हैं। मतलब उसके बाद तो गैलेक्सी F15, A55, A35 भी लॉन्च हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं S24 अल्ट्रा के बारे में जो अभी तक लोगों ने आपको बताई नहीं है। एंड ऑब्वियसली सबने स्पेक्स वगैरह की बात तो की है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको तभी पता चलती हैं जब आपने फोन यूज कर लिया हो। मैंने कर लिया है तो मैं बता रहा हूँ। और गाइस सबसे पहले ना मेरे को बात करनी है इसके डिस्प्ले की। ये कोई आम डिस्प्ले नहीं है। इसकी शार्पनेस और क्लैरिटी सच में इतनी अलग है कि कोई iPhone 15 Pro Max या OnePlus 12 जो 4500 निट्स कहता है अपने आप को, कहीं आसपास भी नहीं आता इसके। गाइस S24 अल्ट्रा की स्क्रीन ऑब्वियसली शार्प है, कलरफुल है और बहुत ब्राइट भी है, लेकिन OnePlus 12 कहता है वो 4500 निट्स है एंड S24 अल्ट्रा कहता है 2600 निट्स, और ये तब भी बेटर है। मतलब अगर आउटडोर्स बहुत ज्यादा ब्राइट भी है ना, तो भी कलर्स एंड टेक्स्ट की रीडेबिलिटी ना मेंटेन करता है। अच्छा, इस फोन के डिस्प्ले पे ना एक लेयर है जिसकी वजह से ये काफी कम रिफ्लेक्टिव भी है। मतलब आप खुद देख लो, लेफ्ट में iPhone 15 Pro है, उस पे रिफ्लेक्शन देखो कितनी स्ट्रांग है, और S24 अल्ट्रा पे कितनी क्लैरिटी है। मतलब आउटडोर यूज के लिए ये इतना अमेजिंग है क्योंकि आप काफी एंगल्स पे इसको बड़े आराम से देख पाते हैं, इवन इफ अगर बहुत ज्यादा सनलाइट भी है। और आपने देखा होगा सनग्लासेस पहन के कुछ फोन्स की स्क्रीन अलग एंगल्स पे डार्क हो जाती है, इसका तो वो भी नहीं होता। अब यार ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि सैमसंग ने ऐसा क्या किया है। कोई तो टेक्निक अप्लाई की है जिसकी वजह से अगर आपने शेड्स पहने हुए भी हैं तो भी इतनी अमेजिंग दिखती है डिस्प्ले। देखो गाइस, मैं iPhone 15 Pro को एक पैरेलल फोन की तरह यूज करता हूँ एज अ डेली ड्राइवर, लेकिन S24 अल्ट्रा की जो डिस्प्ले है ना, सच में कोई तोड़ नहीं है, चाहे उसकी ब्राइटनेस को लेके हो, क्लैरिटी को लेके हो, शार्पनेस को लेके हो या रीडेबिलिटी को लेकर हो। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो काफी लोगों ने बहुत ज्यादा बात नहीं की इसके बारे में, वो है इसका साइज। अब देखो गाइस, बड़े डिस्प्ले के ऑब्वियसली अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये वाला ना ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। एंड देखो गाइस, डिस्प्ले चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन ये फोन का जो फॉर्म फैक्टर है ना, इसकी वजह से एक हाथ से यूज करना तो काफी डिफिकल्ट है। मतलब 2 हाथ तो यूज करने ही पड़ेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो रिस्क होगा इस फोन के स्लिपेज का। और गाइस इसका रीजन काफी सिंपल है। एक तो उन्होंने इसको थोड़ा सा मोटा भी किया है और थोड़ा चौड़ा भी किया है, तो S23 अल्ट्रा के कंपैरिजन में डेफिनेटली इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। और अच्छा आइडिया यही होगा कि आप वो केस ले लें और लगा लें, क्योंकि क्या है ना, जब आप इसको यूज करते हैं तो इसके जो कोने होते हैं ये ना आपके पाम में थोड़ा डिग करते हैं, तो थोड़ा अनप्लेजेंट रहता है, तो केस लेने में समझदारी है। एंड गाइस, साइज बड़ा होने की वजह से ये आपकी पॉकेट से ना थोड़ा जट आउट भी करता है। मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं है पॉकेट में। तो बड़ा डिस्प्ले है, लेकिन उसके प्रोज भी है एंड कॉन्स भी है। अच्छा गाइस, अगली चीज मेरे को बात करनी है इसकी ड्यूरेबिलिटी की। और ये बात नहीं कि IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, लेकिन इसका जो नया टाइटेनियम फ्रेम है और जिसका डिस्प्ले है वो अब 4 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टेंट है टू स्क्रैचेस। और ये बात ना मेरे को लगता है थोड़ी अंडररेटेड रह गई है। मतलब ये बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है। देखिए गाइस, मेरे पास है यहाँ पे S24 बेस वेरिएंट, इसमें है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 जो काफी स्ट्रॉन्ग है, और S24 अल्ट्रा में आता है गोरिल्ला ग्लास आर्मर जो कि लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है। लेकिन ये है S24 बेस जिसको मैंने हार्डली यूज किया है, लेकिन फिर भी इसमें आपको हल्के हल्के स्क्रैचेस दिख रहे होंगे। S24 अल्ट्रा जिसको मैंने बहुत यूज किया है, ये देखिए फ्लॉलेस, एक भी स्क्रैच नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इस पे कभी कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया हो या कोई टेम्पर्ड ग्लास लगाया हो, कुछ नहीं लगाया। इनफैक्ट मैं बाहर गया था अपने डॉग के साथ, और भागते वक्त मेरे फोन बैक पॉकेट से S24 अल्ट्रा नीचे गिर गया था, और वो काफी मतलब हार्ड सरफेस था और भागते भागते गिरा था। कोई भी और फोन होता, मैं गारंटी दे रहा हूं वो टूट जाता, लेकिन इसमें एक स्क्रैच तक नहीं। मतलब अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो देखिए एक भी स्क्रैच नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा हल्का सा स्कफिंग हुआ था ये बॉटम राइट साइड पे, बट दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं। तो अगर आप उनमें से हैं जिनको फ्लैगशिप फोन्स कैरी करने का मन करता है बिना किसी केस के, तो आई थिंक यही है। चलिए अब बात करते हैं गैलेक्सी AI की, जो कि लॉन्च पे जितनी फोन की बात नहीं हुई थी उससे कहीं ज्यादा तो सिर्फ AI एक्सपीरियंसेस की बात हुई थी। AI। और अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैंने शायद ये AI फीचर्स हार्डली यूज किए इस फोन पे। जैसे कि इसमें कॉल असिस्ट एंड चैट असिस्ट है कि अगर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज में आपको मैसेज भेज रहा है या आपसे फोन पे बात कर रहा है फॉरेन लैंग्वेज में, वो रियल टाइम आपके भाषा में कन्वर्ट करके देगा। और देखिए ये काम मस्त करता है, मतलब कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे केस में ऐसा रेयरली कभी होता है कि मुझे जरूरत पड़े ऐसे लोगों से बात करने की जो मेरी लैंग्वेज नहीं समझते हैं। यूजुअली हिंदी या इंग्लिश में ही चलता है सब कुछ, और ये वैसे भी सपोर्ट करता है वो, तो ये फीचर मैं इतना यूज कर नहीं पाया। और जहां तक मेरा ख्याल है, आप भी उसी ब्रैकेट में फॉल करेंगे। मतलब आप इतना कितने लोगों से बात करते हो जो आपकी लैंग्वेज नहीं यूज करते। हाँ, अब ऑब्वियसली जब मैं कभी ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं ऐसे किसी देश में जाता हूँ जहां पे मेरी लैंग्वेज नहीं बोली जा रही है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं चाइना चला गया, वहां पे डेफिनेटली मुझे काम आएगी। लेकिन ऐसा कितनी बार होगा? लेकिन सैमसंग नोट्स में एक AI फीचर है ऐसा जो मेरे काफी काम का है।
मैं जैसे काफ़ी नोट्स लिखता हूँ एस पेन यूज़ करके, इसको मैं एक झटके में अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऑल द वे सिलेक्ट करके आई कैन कन्वर्ट इट टू टेक्स्ट, मतलब ये सारा डिजिटाइज्ड टेक्स्ट में आ सकता है, जिसको ऑब्वियसली फिर मैं कॉपी करके पेस्ट भी कर सकता हूँ। मैं अगर कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ इंटरनेट ब्राउजर पे, तो फट से समराइज कर लिया। सर्कल टू सर्च भी कमाल का है कि अगर मान लो कुछ देखा स्क्रीन पे और मैं जानना चाहता हूँ वो क्या है या कहाँ से मिल सकता है, तो बस बड़े आसानी से मिल गया। फिर आप इमेजेस में एडिटिंग कर सकते हैं, मान लो किसी को रिपोजिशन करना है या ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, तो एआई के थ्रू काफ़ी अमेजिंग काम करता है। तो गाइज ओवरऑल बात तो यही है कि एआई फीचर्स मैंने इतने यूज़ नहीं किए जितने मैंने सोचे थे कि मैं यूज़ करूंगा। हाँ, लेकिन एक बात है जो आई थिंक मैं एड्रेस कर देता हूँ, गैलेक्सी एआई फीचर्स फ्री नहीं रहेंगे कुछ टाइम के बाद, ये काफ़ी खबर चल रही है। अब देखिए, अभी ये सिर्फ एक पॉइंट है जो सैमसंग ने कहीं एक डिस्क्लेमर की तरह दे रखा था। इससे ये होता है कि सैमसंग को अगर आगे जाके गैलेक्सी एआई को पेड करना पड़े तो वो कर पाए। अब जरूरी नहीं है कि वो पेड कर ही देगा, और हो सकता है अगर पेड कर भी दे तो कुछ गैलेक्सी एआई फीचर्स फिर भी फ्री रहेंगे। अभी देखिए 1-2 साल में गैलेक्सी एआई और इवॉल्व करेगा और काफ़ी फीचर्स भी लेकर आएगा, तो उसमें क्या चीज़ें फ्री रहेंगी, क्या चीज़ें पेड रहेंगी, उस पर अभी कुछ आइडिया है नहीं। बट ये कहना कि तो हट जाएगा और बिल्कुल ही पेड हो जाएगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगली बात करते हैं बैटरी की, और इसमें ना काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है। मतलब यार, जो इसको मैं 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, एक भी दिन मैं इसको 100 से 0 तक नहीं ला पाया। मतलब टिपिकली ये एक दिन से ज़्यादा तो चलता ही है। मतलब अगर मैं इसको चार्ज से 100% चार्ज से सुबह अराउंड 8-9 बजे भी निकालता हूँ, तो मुझे इसको चार्ज करने की ज़रूरत अगले दिन सुबह होती है। ऑनेस्टली मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है सैमसंग के फ्लैगशिप्स को लेकर। और गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कम यूज़ करता हूँ, आप ही की तरह व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, नोट्स लेता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, कैमरा यूज़ करता हूँ, एकदम आपके जैसा यूसेज। और गाइस, मैंने कोई पावर सेविंग मोड ऑन नहीं किया था, मैंने बीच में कभी चार्ज नहीं किया था, एकदम वैसे ही यूज़ किया जैसे आप करेंगे, जैसे ही फ़ोन आपके पास आएगा और आप बॉक्स से निकालेंगे। और बाकी चीज़ें सब ऑन थी, जैसे ब्लूटूथ ऑन था, मेरे वॉच से कनेक्टेड थी, लोकेशन ऑलवेज ऑन थी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन था, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज पे सेट था, एंड ब्राइटनेस भी ऑटो पे फिर भी। अच्छा, मेरे इंग्लिश चैनल पे जब मैंने ये वीडियो की थी तो काफ़ी कमेंट्स आए थे, कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी बैटरी कंजम्पशन बहुत हाई है। अब देखिए, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे फ़ोन के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जब से मैंने अपने फ़ोन को लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है, लिंक करके रखा है, इसके ना कुछ कनेक्टेड फीचर्स होते हैं, जब से वो यूज़ करने शुरू किए हैं तब से इसकी बैटरी कंजम्पशन हाई हुई है। पर वो तो एक्सपेक्टेड है, मतलब पूरा टाइम अगर आप फ़ोन को भी लिंक करके रखेंगे लैपटॉप से तो बैटरी यूसेज बढ़ेगी। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली बिग मैसिव इंप्रूवमेंट। तो डेफिनेटली गाइस, जो इसमें नया स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिप है, जो One UI 6.1 नया OS आया है, और जो इसमें 1.9 टाइम्स लार्जर वेपर चेंबर है इसको ठंडा रखने के लिए, ये तीनों चीज़ें काफ़ी सही काम कर रही है इतना अच्छा बैटरी परफॉर्मेंस देने के लिए। चलिए गाइस, अब बात करते हैं कैमरास की। और देखो, 3 मेन सवाल आते हैं। क्या ये S23 अल्ट्रा से वाकई में बहुत आगे है? क्या ये एंड्रॉइड की दुनिया में सबसे अच्छा कैमरा स्मार्टफोन है? और क्या ये iPhone 15 Pro सीरीज से बेटर है या नहीं? ये जवाब देते हैं। तो गाइस, पहले S23 अल्ट्रा से कंपेयर करते हैं, एंड अब देखेंगे कि कलर्स आर कैप्चर्ड बेटर ऑन द S24 अल्ट्रा। हाइलाइट्स भी जो हैं वो मच बेटर मैनेज्ड है S24 अल्ट्रा में। मतलब अब बोल्स का जो वाइट कलर है वो देखिए, S23 अल्ट्रा में ओवर एक्सपोज्ड है कि नहीं। डायनामिक रेंज देखिए, आपको S24 अल्ट्रा में वो बेटर लगेगी। कलर्स देखिए, यहाँ पे S23 अल्ट्रा हल्का सा ना वॉश्ड आउट लग रहा है यहाँ पे। मतलब डेफिनेटली S24 अल्ट्रा डायनामिक रेंज भी बेटर कैप्चर कर रहा है, कलर्स भी बेटर कैप्चर कर रहा है, बैलेंस काफ़ी अच्छा है। अच्छा, लो लाइट में देखेंगे अगर आप, S24 अल्ट्रा की इमेजेस में डिटेल तो ज़्यादा है, लेकिन हाईलाइट्स को भी मच बेटर कैप्चर कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे वेल लिट सीन्स को ना प्रॉपरली एक्सपोज कर रहा है। तो चाहे एक्सपोजर हो या नॉइज लेवल्स हो, S24 अल्ट्रा का बहुत बेटर है। सेल्फीज में सच में आपको डिफरेंस दिखेगा। देखिए, डे टाइम में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन लो लाइट में S23 अल्ट्रा की हालत काफ़ी ख़राब है। अब गाइस, आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड। जब S23 अल्ट्रा आया था तब तो इतना बुरा नहीं लग रहा था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई डोंट नो S23 अल्ट्रा में ऐसा क्या हुआ कि ये इतना ख़राब हो गया। अच्छा गाइस, लोगों के मन में एक जो डाउट रहा है वो ये है कि S23 अल्ट्रा में 10x जूम एंड 10 मेगापिक्सल का लेंस था, और S24 अल्ट्रा में 5x जूम लेकिन 50 मेगापिक्सल का लेंस है। तो क्या क्वालिटी में कुछ डिटेरियोरेशन हुई है? एक्चुअली मैं अगर मैं बोलूँ, S24 अल्ट्रा का जो 5x जूम एंड 50 मेगापिक्सल लेंस है काफ़ी बढ़िया है। तो गाइज, मैंने साइड बाय साइड जूम्ड इन फोटोज लगा दिए हैं, एंड आई थिंक काफ़ी ऑब्वियस है कि जो डिटेलिंग है, जो क्लैरिटी है, जो कलर्स की एक्यूरेसी है, वो S24 अल्ट्रा की इज़ अ लॉट बेटर।
तो भले ही जूम रेंज कम है, लेकिन 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर है ना, वो काफ़ी डिटेल कैप्चर कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस की कि आप जब वीडियो लेते वक्त अलग अलग लेंसेज के बीच में स्विच करते हैं तो जो जर्क होता है वो कम ज़रूर हुआ है S24 अल्ट्रा में, लेकिन अभी भी है और आईफोन जितना स्मूथ नहीं है। मतलब ठीक है, छोटा सा यूज़ केस है, बट मेरे को लगा मैं आपको बता दूं, मैं तो यूज़ करता हूँ। अच्छा, मैंने ना वीडियो क्वालिटी भी कंपेयर कर ली S23 अल्ट्रा के साथ, वो भी लो लाइट में। मेरे को देखना था कि इंप्रूवमेंट है या नहीं है, कितना है। तो अगर आप देखें ना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये है कि S24 अल्ट्रा में इमेज जो है या जो वीडियो है स्लाइटली ब्राइटर, थोड़ी नॉइज़ कम है, तो डेफिनेटली एक हल्की सी जनरेशनल इंप्रूवमेंट है, बट कोई बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट नहीं है। अच्छा, सैमसंग के लॉन्च इवेंट में सैमसंग ने बोला था कि इन्होंने अपने नेटिव कैमरा कैपेबिलिटीज़ चैट ऐप्स में भी ले आए हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइज, लेफ्ट में फोटो है जो मैंने व्हाट्सएप के कैमरा से ली है, एंड इफ़ यू सी डेफिनेटली डिटेल काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, ओवर शार्पन ज़रूर लग रही है, स्पेशली अगर आप इस वाले पिक्चर में देखेंगे तो यू कैन सी कि शार्पनिंग थोड़ी ज़्यादा है, बट डायनामिक रेंज अच्छी है, डिटेलिंग अच्छी है। अब बाकी दो सवाल पे आते हैं कि क्या ये एंड्रॉयड वर्ल्ड में सबसे अच्छा कैमरा स्मार्टफोन है, और क्या ये आईफोन 15 प्रो सीरीज से बेटर है कि नहीं। तो एंड्रॉयड में मेरे हिसाब से Vivo X100 Pro बहुत ही बढ़िया कैमरा स्मार्टफोन है, तो उससे और आईफोन 15 प्रो से कंपेयर करते हैं। तो गाइस, पहले तो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि तीनों कैमरास बहुत अच्छे हैं, सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड इट विल कम डाउन टू कि आपको पर्सनली क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आईफोन ना हल्का सा वार्म टोन रहता है, इनफैक्ट थोड़ा मजेंटा रहता है, S24 अल्ट्रा हल्का सा ग्रीन रहता है, एंड Vivo जनरली थोड़ा ब्राइट ज़्यादा रहता है। आईफोन थोड़ी नेचुरल फोटोज लेता है जो कुछ लोगों को डल लग सकती है, और S24 अल्ट्रा एंड X100 Pro पंची या हाई कॉन्ट्रास्ट फोटोज लेते हैं जो किसी को पसंद आ सकती हैं। लेकिन गाइस, अगर सेल्फी की बात करूँ ना, तो आई थिंक आईफोन 15 प्रो की सबसे बेकार आई है। S24 अल्ट्रा एंड X100 Pro की काफ़ी ब्राइट आती हैं, अच्छी डिटेलिंग भी होती है, एंड स्किन टोन्स भी अच्छी होती हैं। आईफोन में नहीं पिंक सा हो जाता है, एंड लो लाइट में तो आप आईफोन को छोड़ दीजिए। और अगर लो लाइट फोटोज़ की बात करें तो अगेन आईफोन 15 की फ़ोटोज़ में कोई इतनी अच्छी पर्सनली लगी नहीं, बिकॉज अगेन वो मजेंटा ह्यू ऐड करने की कोशिश करता है, वो ना नेचुरल नाइट सीन रहने नहीं देता। S24 अल्ट्रा भी ब्राइट है, और X100 Pro तो है ही, उसमें तो 1 इंच का सेंसर है, सो डेफिनेटली इट्स गॉट द बेस्ट फोटोज़। इंडोर फोटोज़ में मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। अगेन X100 Pro थोड़ा ब्राइट ज़रूर है, बट मोर और लेस सारे सेम है। ऑनेस्टली गाइज, अगर आप मेरी ओपिनियन ले तो मेरे हिसाब से Vivo X100 Pro अभी भी मेरे हिसाब से बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है, चाहे वो आईफोन 15 प्रो से आप कंपेयर कर लें या S24 अल्ट्रा से। लेकिन S24 अल्ट्रा और आईफोन 15 प्रो में अगर कंपेयर करें, आई स्टिल थिंक कि ये फोटोज ओवरऑल बेटर लेता है, लेकिन वीडियोस में अभी भी सैमसंग ही बेटर, आईफोन 15 प्रो ही बेटर है। मतलब इन जनरल यार, आईफोन की जो फुटेज है ना, हल्की सी वार्म नेचुरल रहती है, एंड स्टेबलाइजेशन जो होता है वो बहुत सही होती है। इन दोनों की ना हमेशा ठंडी इमेज रहती है, लेकिन लो लाइट वीडियोस में आई थिंक S24 अल्ट्रा फिर भी कंपटीशन देता है आईफोन 15 प्रो को। लेकिन गाइज, यही लो लाइट में ना थोड़ा पलट जाता है आईफोन। एक तो स्टेबलाइजेशन भी इतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी ब्रीदिंग होती है, फोकस हंटिंग होती है, एंड स्टेबल भी नहीं है। यही आप S24 अल्ट्रा एंड Vivo को अगर देखें, कमाल की फुटेज ले रहा है। देखिए गाइज, ऑनेस्टली मेरे लिए Vivo X100 Pro इज द बेस्ट कैमरा सिस्टम, लेकिन S24 अल्ट्रा एंड आईफोन 15 प्रो के बीच में अगर फोटोज के लिए ले रहे हैं तो S24 अल्ट्रा इज बेटर। नेक्स्ट, और एक छोटी सी चीज है ये, लेकिन इसके जो वाइब्रेशन और हैप्टिक्स है ना, आई थिंक उसको काफी इग्नोर किया गया है, और इस बार काफी अच्छे हैं। मतलब काफी सही पता चलता है जब आपका फोन वाइब्रेट करता है, एंड डजंट मैटर कि आपने क्या पहना हुआ है। अगर आपने जीन्स पहनी हुई है जो ऑब्वियसली फर्मली प्रेस्ड होती है तो मालूम पड़ जाता है, लेकिन अगर चीनोज भी पहने हो आपने, या अगर ट्रैक्स पहने हो, तो भी कोई इशू नहीं होता, बड़े आराम से मालूम पड़ता है कि हाँ वाइब्रेट हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बड़ी बात है, एक वाइब्रेशन को लेके एक पॉइंट बना दिया है, लेकिन देखो गाइस, फोन्स जनरली आपके पॉकेट में रहते हैं, और अगर आपको पता ही ना चले कि कोई आपको मैसेज भेज रहा है या आपको कॉल कर रहा है, तो क्या पॉइंट है। एंड द फैक्ट कि ये इतने अच्छे से वो काम करता है, मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी बात इसकी सॉफ्टवेयर को लेके है, तो देखो एंड्रॉइड 14 तो चल ही रहे हैं, और लेटेस्ट One UI 6.1 चल रहा है इसमें। एंड ऑब्वियसली इसमें अब काफी नए फीचर्स हैं, और कुछ ओल्ड चीजें हैं जो नई तरीकों से इंप्लीमेंट किए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपका अलार्म बजता है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या आना चाहिए, वीडियो बैकग्राउंड भी हो सकता है, ये अब आ गया है। आप डेप्थ वॉलपेपर्स लगा सकते हैं, और उस पर अलग अलग फिल्टर्स या इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, जैसे आईफोन में था। और अब तो लॉक स्क्रीन पे आप ऐसी फोटो लगा सकते हैं कि अगर बाहर बारिश हो रही हो तो लॉक स्क्रीन पे दिखेगी आपको वो। अच्छा, अब जनरेटिव वॉलपेपर्स भी आ गए हैं जो AI की मदद से वॉलपेपर्स बना सकते हैं आपके लिए। अडैप्टिव कलर टोन आ गया है, बैटरी प्रोटेक्शन के लिए और फीचर्स आ गए हैं। और कैमरा फीचर्स में भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं, डुअल रिकॉर्डिंग आ गई है, एंड 4K स्लो मोशन भी आ गया है। क्या कमाल की चीज़ है।
और ऐसी काफ़ी नोटेबल फीचर्स या चेंजेस हैं One UI 6.1 पे। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो कर रखी है उस पे, वो यहाँ मैं छोड़ दूंगा कार्ड में, अगर आपको वो देखने का मन हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो के बाद ये भी देख सकते हैं। एंड गाइस एक और छोटी सी चीज़, इसका अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर इतना तेज़ हो गया है कि मैं आपको अब बता नहीं सकता। गाइस मतलब वैसे देखा जाए ना तो कमाल का फ़ोन है, बट कमाल का फ़ोन होना एक बात है, अगर उसमें आप ढंग के ऐप्स ही नहीं चला रहे हो तो इतने अच्छे फ़ोन लेने का फ़ायदा क्या है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो करूँ टेलिंग यू ऐसी 6-7 ऐप्स जो आई थिंक S24 अल्ट्रा के लिए काफ़ी सूटेबल है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस गाइस S24 अल्ट्रा पे बस यही कुछ बातें थी जो मुझे काफ़ी पर्सनल लगी मेरे यूज़ के बाद, एंड आई थॉट आपको बता देना चाहिए। और ये बातें बाकी रिव्यू वीडियोस में जो मैंने देखा है आई थिंक कहीं कहीं रह गई हैं। फिर भी अगर आपको कुछ कमेंट्स, क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वो लाइक करके बताइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सपोर्ट बहुत मिलता है चैनल को। और वो बेल आइकन मार्क करके नोटिफिकेशंस जो है ना उनको ऑल पे सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं।